नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम 12th बायो का प्रथम अध्याय आवर्त बीजी पादपों में जनन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। नाम में दो वर्ड आ रहे हैं, एक आवर्त बीजी शब्द आ रहा है, दूसरा यहाँ पर जनन शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले अपन एंजियोस्पर्म के बारे में देखते हैं। क्या है एंजियोस्पर्म्स? आवर्त बीजी जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। एंजियोस्पर्म शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला शब्द है वो है एंजियो, और एंजियो का मतलब होता है केस या आवरण, और दूसरा शब्द यहाँ पर आएगा स्पर्मा या स्पर्मोस, और इसका मतलब होता है सीड या बीज। अर्थात ऐसे पादप जिनके बीज फल भित्ति द्वारा परिबद्ध रहते हैं उनको आवर्त बीजी पादप कहते हैं। अर्थात इन पादपों में ओवेरी यानी अंडाशय का निर्माण होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद फल में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा वर्ड इसके अंदर आ रहा है वो है जनन, जिसको अपन अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पेरेंट्स, जिसको अपन जनक कहते हैं, उस पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग यानी संतति का निर्माण होता है, जिससे उस जाति की कंटिन्यूटी यानी सांतत्यता बनी रहती है। अब संतति लक्षणों में जनक के समान हो सकती है, या संतति के अंदर कुछ वेरिएशंस या विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। ये उस जनन के प्रकार पर निर्भर रहेगा कि किस प्रकार के जनन के द्वारा संतति का निर्माण हुआ है। अब यहाँ एंजियोस्पर्म की अपन बात करें या सभी पादप समूह की अपन बात करें, तो पादप ग्रुप के अंदर जीवन चक्र में दो प्रकार की पीढ़ियां आती है, जिसमें एक पीढ़ी होती है वो है स्पोरोफाइट, जिसको अपन बीजाणुद्भिद कहते हैं। ये पीढ़ी 2n, और दूसरी पीढ़ी है वो है गैमेटोफाइट, जिसको अपन युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये अगुणित है, स्पोरोफाइट द्विगुणित है। सभी पादपों में ये दोनों पीढ़ियां आती है, परंतु कौन सी पीढ़ी डोमिनेंट यानी प्रभावी है, कौन सी डिपेंडेंट है या कौन सी इंडिपेंडेंट है, वो अलग अलग पादप समूह पर निर्भर करेगा। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि स्पोरोफाइट जनरेशन है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी है, वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी जिसकी शुरुआत जाइगोट यानी युग्मनज से होती है, और इस जाइगोट को बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मदर सेल या मातृकोशिका कहते हैं। दूसरी तरफ जो गैमेटोफाइट है वो स्पर्म मेनली, या इसको अपन कह सकते हैं स्पोर से विकसित होती है, और स्पोर का मतलब बीजाणु। तो ये बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मातृकोशिका है। ये दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक आते रहते हैं और नई संतति का निर्माण करते रहते हैं। अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण की क्रिया चलती है। एंजियोस्पर्म में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसमें जो स्पोरोफाइट है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, लंबे समय तक जीवित रहने वाली, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी होती है, और ये
जड़, तना और पत्तियों के अंदर, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर विभेदित होती है। इंडिपेंडेंट जनरेशन है ये, जबकि गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड है, अल्पजीवित है, और ये डिपेंडेंट है स्पोरोफिटिक जनरेशन पर। कम समय के लिए ये पीढ़ी इनके जीवन चक्र में आती है। अब आवर्तबीजी पादपों में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया है, उनको दो भागों के अंदर विभक्त किया गया है, जिसमें एक है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। इंग्लिश में यह हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा इसके अंदर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर आगे बढ़ने से पहले नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर जननांग यानी लैंगिक अंग भाग लेते हैं। इस प्रकार के जनन में लैंगिक अंग या जननांग वो भाग नहीं लेते हैं। अब इस जनन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। अगर वो घटनाएं घटित होती है तभी इसको अपन लैंगिक जनन कहेंगे। अगर उनमें से कोई भी घटना घटित नहीं होती है तो उसको अपन लैंगिक जनन नहीं कहेंगे। तो वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसके अंदर एक घटना है वो है मियोसिस, जिसको अपन कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और दूसरी घटना यहाँ पर वो है सिनगेमी या इसको अपन फर्टिलाइजेशन कहेंगे। हिंदी में इसको अपन निषेचन कहते हैं। दोनों हैं तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा। दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है वो लैंगिक जनन के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ऐसा जनन जिसमें मियोसिस और सिनगेमी की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है वो जनन अलैंगिक जनन कहलाएगा। और इसकी विशेषता ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संतति, बनने वाली ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली यानी आनुवंशिक लक्षणों में और आनुवंशिकी यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स में वो ऑफस्प्रिंग आपस में और उस पेरेंट्स के या जनक के समान होती है। और ऐसी संतति जो आकारिकी रूप से और आनुवंशिकी रूप से जनक और आपस में समान हो, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उसको अपन क्लोन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा क्लोन का निर्माण होता है। इसमें मियोसिस नहीं होता है, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की घटनाएं संपन्न नहीं होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो वेरिएशंस नहीं आती है, विभिन्नताएं नहीं आती है। और जब तक विभिन्नताएं नहीं आती उस जाति का विकास नहीं हो सकता। जाति के विकास के लिए लैंगिक जनन का होना आवश्यक है। अर्थात अलैंगिक जनन द्वारा जाति का इवोल्यूशन या जाति का विकास नहीं होता है। लैंगिक जनन अपन बाद में देखेंगे, पहले अलैंगिक जनन देखते हैं। अलैंगिक जनन को दो प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला इसके अंदर है वो है ए गैमो स्पर्म। हिंदी में इसको अपन कहते हैं अनिच्छेक बीजता। और दूसरा इसके अंदर है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसके लिए दूसरा शब्द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन या कायिक परिवर्तन। तो सबसे पहले एगैमोस्पर्मी क्या है? अनिच्छेक बीजता। नाम पर जाएंगे तो इसमें एक वर्ड आ रहा है ए, दूसरा वर्ड आ रहा है गैमोस, तीसरा वर्ड है वो है स्पर्म। ए का मतलब होता है विदाउट या बिना,
गैमोज मीन्स गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। स्पर्मा स्पर्मोज सीड के लिए आता है, बीज के लिए। अर्थात इस घटना में, इस प्रक्रिया में बीज का निर्माण होता है, परंतु उस बीज निर्माण में निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, असूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार के जनन को अपन एगैमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता कहते हैं। एक शब्द और यहाँ पर ध्यान रखना, एक वर्ड यहाँ पर आएगा, वो है एपोमिक्सिस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं असंजनन। एपो मीन्स अवे फ्रॉम मिक्सिंग, यानी बिना गैमेटिक या गैमेट फ्यूजन के सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वो असंजनन या एपोमिक्सिस कहलाएगा। दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। तो इसमें क्या होगा, बीज निर्माण की घटना नहीं होती है, सीड फॉर्मेशन नहीं होता। बिना सीड फॉर्मेशन के पादप के कायिक भागों से, यानी जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उनसे नई संतति का निर्माण होता है, तो वो जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अर्थात इस विधि में प्रोपेग्यूल्स यानी जो कायिक भाग या प्रवर्ध निर्मित होते हैं, वो नई संतति का निर्माण करते हैं। कायिक प्रवर्धन को दो मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, जिसके अंदर पहला है वो है नेचुरल या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा मानव के द्वारा संपन्न करवाया जाने वाला, वो है आर्टिफिशियल या मानव निर्मित कायिक प्रवर्धन। हिंदी में मानव निर्मित हो गया, इसको इंग्लिश के अंदर अपन कहेंगे आर्टिफिशियल, ये हो गया नेचुरल। तो दो विधियां, प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति में स्वयं संपन्न होने वाली क्रिया, और मानव के द्वारा संपन्न करवाई जाने वाली क्रिया आर्टिफिशियल हो गई। तो सबसे पहले अपन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसमें आने वाली विधियां कौन कौन सी हैं उसका अपन अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक के अंदर नंबर 1 आएगा, वो है बाय स्टेम्स, यानी तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो दो प्रकार के तनों का अपन देख रहे हैं। नंबर 1 अंडरग्राउंड रूपांतरित यानी मॉडिफाइड स्टेम, और दूसरा एरियल या सब एरियल स्टेम। हिंदी में ये हो गया भूमिगत तना, और ये उपवायवीय या वायवीय तना। इसके अपन एग्जाम्पल देखें। अंडरग्राउंड स्टेम जो कायिक प्रवर्धन संपन्न कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम यहां पर आता है वो है राइजोम। राइजोम को हिंदी में अपन प्रकंद कहते हैं। उदाहरण इसका ध्यान रखना, वो है अदरक। तो राइजोम मॉडिफाइड स्टेम है, फूड स्टोरेज रहता है इसके अंदर, भूमि के अंदर यह हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। पर्व संधियां यानी नोड पर स्केली लीव्स होती है। स्केली लीव्स के एक्सिल में या कक्ष के अंदर एडवेंटिशियस बड्स या अपस्थानिक कलिकाएं होती है। तो उस कलिका वाले भाग को काट करके अगर अपन कहीं जमीन में लगा देते हैं तो वो नए पादप में परिवर्तित हो जाती है, या फिर ये घटना प्रकृति में स्वयं संपन्न होती है। दूसरा इसके अंदर वो है
बालू, इसको अपन शालककंद कहते हैं। और इसका उदाहरण है वो है प्याज। तो प्याज को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर उसको काट करके आपने देखा होगा, तो प्याज में बहुत सारी फ्लेसी लीव्स या मांसल पत्तियां होती है। इसके अंदर तना हाईली रिड्यूस्ड, अत्यंत ह्रासित होता है, और उस तने को चारों ओर से लीव से वो घेरे हुए रहती है। अगर ऐसे तने को आप कहीं पर भी लगाते हैं तो वो नए पादप का निर्माण करता है। तीसरा इसके अंदर वो है ट्यूबर या कंद। इसका उदाहरण आप ध्यान रखना, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है आलू का। इसके ऊपर कक्षस्थ कलिकाएं होती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है। वो कक्षस्थ कलिकाएं जिसको अपन आइज या आंख कहते हैं, अगर उस आइज वाले भाग को इसके साथ आलू वाला उत्तक भी हो जमीन में लगाएंगे तो नए पादप का वो निर्माण करेगा। और चौथा इसके अंदर वो है कॉर्न, या इसको अपन गंदगंद कहते हैं। और उदाहरण इसका अरबी, हाईली अंडरग्राउंड कंडेंस्ड स्टेम है। ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, अंडरग्राउंड स्थिति में, ये वर्टिकल स्थिति के अंदर रहता है। स्फेरिकल यानी वृत्ताकार संरचना में आपको दिखाई देगा। इसका बेस चौड़ा रहता है थोड़ा, और वर्टिकल पोजीशन में रहेगा। उदाहरण इसका अरबी। ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम है जो कायिक प्रवर्धन को संपन्न करते हैं। दूसरा वायवीय के अंदर आप देखेंगे तो नंबर 1 यहां पर वो है रनर, जिसको अपन ऊपरी भूविस्तारी कहते हैं। दूसरा शक्कर, भूविस्तारी। तीसरा ये अंत्य भूविस्तारी हो गया, ये भूविस्तारी स्टर्न। और चौथा है वो है ऑफसेट, यानी ऊपरी भूविस्तारी, अंत्य भूविस्तारी, भूविस्तारी, भूविस्तारी का ऑफसेट। 4 प्रकार इसके अंदर। उदाहरण अपन देखें तो साइनाडोन यानी दूब घास। दूसरा इसका उदाहरण वो है पुदीना। इसका उदाहरण वो है स्ट्रॉबेरी। और ऑफसेट का उदाहरण है वो है जलकुंभी। तो ये सब कायिक प्रवर्धन को संपन्न करते हैं। संक्षेप में अपन देखेंगे तो रनर, प्रोस्टेट, स्टेम या शयान तना होता है। इसमें पर्व लंबे होते हैं और पर्व संधियां जिस पर नीचे की तरफ अपस्थानिक मूल और ऊपर की तरफ नए शूट या नए पर्वों का निर्माण करता है। ये शाखाएं जमीन पर फैली हुई रहती है। शक्कर अंत्य भूविस्तारी यानी भूमिगत तने वाले भाग शाखा निकलती है, ब्रांच निकलती है, जो जमीन के अंदर तिरछी यानी ऑब्लिकली ग्रो करती हुई जमीन के बाहर आती है और नए पादप के रूप में परिवर्तित होती है। स्टोलन ये भी भूमिगत भाग से शाखा निकल रही है, परंतु वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी यहाँ पर। और ऑफसेट भूविस्तारी का, जिसमें थिक नोड होते हैं और ज्यादा लंबा इसका स्टेम नहीं होता है। अपर पोर्शन से ब्रांचेस, लीव्स निकलेगी और लोअर पोर्शन से एडवेंटिशियस रूट्स यानी अपस्थानिक मूल का निर्माण होता है। ये सारी विधियां स्टेम के अंदर आती है, जिसके द्वारा कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है। दूसरा उदाहरण है वो है मूल के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया। तो बाय रूट्स या मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन कौन सा? प्राकृतिक। तो प्रकृति में
कई ऐसे पादप होते हैं जिनकी मूल से पर्वों का निर्माण होता है। जैसे अपन एक उदाहरण देखते हैं, वो है शीशम। इसी तरह से कई ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट है वो ट्यूबरस होती है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, उनकी मूल है वो कंदील होती है। जैसे एस्पैरेगस और डहेलिया। एस्पैरेगस और डहेलिया, इसमें ट्यूबरस रूट या कंदील मूल होती है और उस कंदील मूल पर कलिकाओं से नए पादप का निर्माण होता है। फिर आगे प्राकृतिक के अंदर तीसरा उदाहरण है, वो है पर्ण के द्वारा या पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, बाई लीव्स, या पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो इसमें उदाहरण ध्यान रखना है। नंबर 1 वो है ब्रायोफिलम। नंबर 2 उदाहरण इसके अंदर वो है बिगोनिया। क्या होगा? नंबर 1 ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा के अंदर, तो ब्रायोफिलम की लीफ है, जैसे ब्रायोफिलम की लीफ है, तो इसमें जो लीफ के मार्जिन है, पर्ण के किनारे है, यहां पर इस जगह पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। अगर ये लीफ जमीन पर गिरती है तो अपस्थानिक कलिका अंकुरित होती है, और अंकुरित होगी तो इसके नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स बनेगी, अपस्थानिक मूल बनेगी, उसकी तरफ ऊपर की तरफ शूट या पर्वों का निर्माण होगा। यदि हम इस भाग को काट करके जमीन में लगा देते हैं तो ये भाग एक नए पादप के रूप में परिवर्तित होता है। इसी तरह बिगोनिया, इसमें क्या होगा? बिगोनिया के अंदर कि जो पर्णवृंत, जिसको अपन पिटियोल कहते हैं, या फिर शीरा है, जिसको अपन वेंस कहते हैं, उनकी सतह पर एडवेंटिशियस बड्स बनती है, अपस्थानिक कलिकाएं बनती है। वो कलिकाएं अंकुरित होकर के नव पादप का या नवोद्भिद का निर्माण करते हैं। इसके बाद चौथा तरीका प्राकृतिक प्रवर्धन का, वो है पत्र कलिकाओं के द्वारा, या जिसको अपन कहते हैं बाई बल्बिल्स। हिंदी में इसको अपन कहते हैं पत्र कलिका। उदाहरण इसका आगे ध्यान रखना, रामबास इसको अपन कहते हैं डायोस्कोरिया, रतालू, ये चीज ध्यान रखना। ये एक बल्ब नुमा संरचना है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और इस पर एडवेंटिशियस बड्स या अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। ये बल्बिल्स पर्ण के कक्ष में लीफ एक्सिस में निर्मित हो सकती है, या फिर इसका निर्माण फ्लोरल बर्ड के स्थान पर हो सकता है। परंतु दोनों ही तरीकों में बल्बिल्स बनने के बाद जमीन पर गिरती है और गिरने के बाद अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करेगी। तो ये सभी विधियां प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर आती है, जिसमें पहली तने के द्वारा, दूसरा मूल के द्वारा, तीसरा पत्तियों के द्वारा, चौथा पत्र कलिकाओं के द्वारा। अब आगे अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपके कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सामान्यतः ये विधि व्यावसायिक उत्पादन हेतु या कमर्शियल प्रोडक्शन हेतु काम में ली जाती है। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कृत्रिम रूप से संपन्न करवाई जाती है, और
कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 3 प्रकार का, जिसमें पहला है वो है कटिंग्स द्वारा, बाई कटिंग्स, या इसको अपन कहते हैं कर्तन द्वारा। दूसरा इसके अंदर बाई लेयरिंग्स, स्तरण, या इसको अपन कहते हैं दाब लगाना, स्तरण या दाब लगाना। और तीसरा इसके अंदर है वो है बाय ग्राफ्टिंग, या इसको अपन कहते हैं रोपण द्वारा। नॉर्मली बता देता हूं इसमें, कटिंग के अंदर पादप भाग को काटते हैं, दूसरे स्थान पर लगाते हैं। तना काट के लगाते हैं तो बाई स्टेम हो जाएगा, मूल लगाते हैं तो बाई रूट हो जाएगा। लेयरिंग में क्या करते हैं, बिना मातृ पादप से अलग किए शाखाओं से आप कलिकाएं उत्पन्न करवा करके नए पादप का निर्माण करेंगे। यानी मातृ पादप से उस शाखा को अलग अभी नहीं कर रहे हैं आप। और तीसरा ग्राफ्टिंग या रोपण, तो इसमें 2 अलग अलग महत्व के पादपों को साथ में जोड़ा जाता है, जिससे वो एकल पादप के रूप में व्यवहार करते हैं। एक पादप पर दूसरा पादप भाग जोड़ते हैं, उनको अलग नहीं करते हैं। बाद में वो पूरा पादप एकल रूप में जीवन यापन करता है। डिटेल आगे अपन पढ़ेंगे। तो पहली विधि इसके अंदर वो है कटिंग्स या कर्तन के द्वारा। इसमें संक्षेप में आपको ध्यान रखना है कि तने के द्वारा कर्तन हो रहा है या फिर मूल के द्वारा। नंबर 1 इसके अंदर वो होगा बाई स्टेम यानी तने द्वारा। नॉर्मली 2 उदाहरण ध्यान रखना आप इसमें, एक बोगनविलिया का उदाहरण ध्यान रखना, दूसरा सुगर कैन यानी गन्ने का उदाहरण आप ध्यान रखना। दूसरा इसके अंदर है वो मूल द्वारा, तो इसके अंदर आप ध्यान रखना नींबू अमरूद वाला उदाहरण इसमें ध्यान रखना। नींबू के अंदर मूल के द्वारा कायिक प्रवर्धन संपन्न करते हैं। अब दूसरा अपन विधि देखते हैं, वो है लेयरिंग, स्तरण या दाब लगाना। तो दूसरी विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, वो है स्तरण या दाब लगाना। इसको अपन इंग्लिश के अंदर लेयरिंग्स कहते हैं। इसमें 2 विधियां सम्मिलित है। नंबर 1 वो है माउंड लेयरिंग, जिसको अपन कहते हैं पीला दाब। और दूसरा इसके अंदर है वो है गुट्टी, या इसको अपन कहते हैं एयर लेयरिंग। गुट्टी बांधना या इसको अपन कहते हैं वायु दाब। माउंड लेयरिंग सामान्यतः ऐसे पादपों के लिए काम में ली जाती है जिसकी शाखाएं लचीली होती है, पतली होती है। और गुट्टी या वायु दाब काष्ठीय पादपों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो माउंड लेयरिंग में क्या होगा, जैसे प्लांट है, रूट वॉशर, जमीन के किस ऊपरी भाग से शाखा बनी, वो लचीली है शाखा, तो उस शाखा को मोड़ करके पर्व और पर्व संधियों वाला भाग जिसमें जमीन में दबा करके इसका शीर्ष भाग अपन ऊपर रखते हैं, जिस पर लीफ होती है, और इसके ऊपर आप रेत या मिट्टी डाल देते हैं, या मिट्टी के द्वारा इस भाग को दबा देते हैं। कुछ समय बाद आप या कुछ दिनों बाद आप देखते हैं तो जहां पर पर्व संधियां हैं, इसके नीचे वाले भाग से यहाँ पर अपस्थानिक मूल का निर्माण होता है। अब इस भाग को अगर यहाँ से आप कट कर लेते हैं तो ये पादप
और ये दो पादप स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु ध्यान ये रखना है कि अभी यहाँ पर ये भाग इस मातृपादप के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ी हुई स्थिति में आप एक नए पादप का निर्माण करते हैं। इस शाखा को अभी आप मातृपादप से अलग नहीं कर रहे हैं। उदाहरण इसका ध्यान रखना, माउंट लेयरिंग के अंदर मोगरा है, चमेली है, इसके अंदर ये पीला दाब सामान्यतया प्रयुक्त किया जाता है। मोगरा, चमेली, इसका उदाहरण ध्यान रखना। गुट्टी या एयर लेयरिंग में काष्ठी पादपों के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसकी शाखाएं मोटी होती है, उन शाखाओं को आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये कोई काष्ठीय पादप है, ये इसकी शाखा है। अब इससे आपको नया पादप बनाना है, तो क्या करेंगे, इस स्थिति के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पर एक गढ़लिंग की यानी वलयन की क्रिया करते हैं। और वलयन का मतलब एक ऐसा चीरा लगाते हैं, गोल घेरा चारों ओर से, इसके चारों घेरा चाकू की सहायता से या और किसी उपकरण से लगा करके उसकी छाल को हटा देते हैं। छाल हटाने के बाद इस बात पर आप मोह से, क्या गीली मिट्टी है या रुई है, वो लगाते हैं। उसके ऊपर पॉलीथीन लगा करके इस भाग को टाइटली बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद इस शाखा के किसी ऊपरी शाखा पर कोई ऐसा पात्र बांध देते हैं। उस पात्र के अंदर जल भरा रहता है और उस जल का संपर्क है धीरे धीरे इस गुट्टी पर किया जाता है, यानी बूंद